वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड द फाउंडेशन। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करेंगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना, उनको रट लेंगे, लेकिन नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये डिफाइन कर देते हैं कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे तरीके से तैयार है। तो हम तो पूरा बैकअप लेके चलेंगे बेटा, पूरा एक एक करा के चलेंगे और हम यही सलाह देंगे कि आप उसको करते चलिए, साथ में पढ़ते चलिए। सो गाइस, हम बिना टाइम बर्बाद किए ही टॉपिक पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हमने जो सीट बनवा ली है और उसी से हम आपको पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। जो मेन क्वेश्चन होगा या जो हल करने योग्य होगा तो उसको हम कर लेंगे और उसी हिसाब से आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें, आज लेसन 1 की बात करेंगे फिजिक्स फर्स्ट में। तो लेसन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मिस ना करें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको हम कर देंगे, आप उनको हल कर लेना। Q बराबर कितना दे रहा है, 8 कूलम दे रहा है बेटा। N पूछ रहा है बेटा और E हमें पता है 1.6 10 - 19 होता है। तो आपको पता है बेटा कि Q बराबर होता है Ne, हमने न्यूमेरिकल सीरीज में बता दिया था। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। अब आप वैल्यू पुट करके हल कर लेना आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है आपको कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। तो मात्रक बेटा होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको इसको निकालना है बेटा तो कूलम का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लाइए, बाकी आप छोड़ दीजिए कांस्टेंट वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2/4πr²। ठीक है ना। अब Q1 Q2 आवेश है, आप जानते हो कूलम होता है बेटा, तो 2 बार आवेश है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा बटे 4 पाई का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट का कोई यूनिट होगा नहीं। F आप इधर ले आए, ये याद रखना इसका F। तो F का हो गया न्यूटन और बेटा R 2 बार है तो मीटर, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही निकल के आता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी आप एक बार में याद कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कहां से जनरेट हो रहा है यूनिट ये भी समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हम डायमेंशनल फार्मूला भी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला की चेन में हमने बताया था कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रहा है, कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात होगा। गुरुत्वीय बल के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, Fg बराबर होता है Gm1 m2/r²। और बेटा वैद्युत बल के लिए होता है Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों को जब हम लोगों ने हल किया था, एक न्यूमेरिकल भी आपका आया था, तो आप देख रहे थे आंसर आपका आ रहा था 10⁻43 टाइम्स। तो ये आप याद रखना कितना होगा, 10⁻43 गुना। अब लास्ट में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 1 कूलम और 4 कूलम 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। सॉरी, वायु में स्थित हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा बलों के रेशियो के लिए आएंगे तो वायु और निर्वात में कोई भी कांस्टेंट K का मान नहीं बदलता है, K का मान 1 ही रहता है। तो इसका मतलब बल F एयर/F वैक्यूम जो आएगा तो वो पूरा सेम वैल्यू आ जाएगी, तो 1:1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:1, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। अगर यहीं पे K का कोई मान दे देता, कि बोल देता केरोसिन में रखा हुआ K बराबर 6 है, तो अगर नीचे उसको लेते तो 1/6 हो जाता, तो 1:6 आ जाता आपका। या और कोई कांस्टेंट परावैद्युत पदार्थ का मान दे देता है तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे बेटा, तो आगे दिया हुआ है 6 नंबर दिया हुआ है आपका 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 1 मिलीग्राम द्रव्यमान के तेल की उनको संतुलित करने के लिए वैद्युत छेद का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दें, Fe बराबर होता है mg। ठीक है ना। सॉरी, EQ बराबर होता है आपका mg। कैसे,
जो आपका वैद्युत बल लगता है E बराबर हम पढ़ते हैं बेटा F अपान Q, तो यह बराबर हो जाएगा EQ। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको हम Q की जगह E लिख देते हैं, स्मॉल e, ठीक है ना। उसको संतुलित करने के लिए उसके भार के बराबर बल लगाना होता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे आपके न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन काफी दिए हुए। क्वेश्चन जो दे रहा है उस पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कोई इतने द्रव्यमान की या m बराबर, जैसे इसी की बात कर लें तो इसमें दिया हुआ है बेटा 0.001 मिलीग्राम, ग्राम मिलाएंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा, किलोग्राम मिलाएंगे तो और हो जाएगा। ये आपके पास कोई गुण दे रहा है, बोला 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर, मतलब कि Q बराबर कितना है 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 10⁻⁻⁹। आवेश को बूंद को संतुलित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या, E पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, E। इसके और इसके रिलेशन में E का कोई मान हम नहीं पढ़ते। अब इसको संतुलित करने का जब कॉन्सेप्ट आता है तो EQ बराबर mg आता कहां से, F बराबर होता है बेटा, सॉरी E बराबर होता है F अपान Q ना, ये उस आवेश पे बल लगता है जो वैद्युत क्षेत्र के कारण ये हो गया। तो अगर इससे F निकालेंगे तो यह बराबर हो जाएगा EQ। या कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस Q की जगह हम स्मॉल e का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये R बराबर mg, ये भार के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, भार। अच्छा, किसी चीज को संतुलित करना है तो कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो कि अगर उसके भार के बराबर हम बल लगाएं तो वो हमारे सर पे या कहीं भी संतुलित हो सकती है। इसलिए इस mg को EQ के बराबर कर देते हैं, तो EQ बराबर आपका हो जाता है mg। बेटा E निकालना है तो E बराबर mg अपान Q हो जाएगा। G का मान 9.8 लेते हैं बेटा, और m का मान आपको दिया हुआ, q का दिया हुआ। कैलकुलेशन आपका है और आंसर आपको बोल दे रहे हैं। आंसर आपका होगा 2.04 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट। आप सॉल्व करना, फिर भी ना आप कमेंट्स करके हमको बताइए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर q आवेश रखें, दूसरे दोनों विपरीत कोने पर स्मॉल q आवेश रखें। यदि किसी q पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो q बाई q बराबर होगा। बेटा वर्ग के लिए आप अगर बनाते हो तो आपको याद रखना 1 मीटर का लेते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है तो 2√2 करके आता है जाके। तो इसका जो आंसर होगा आपका तो होगा -2√2 मीटर, ये याद रखना, ठीक है। बाकी अभी न्यूमेरिकल की आगे सीरीज जो चल रही है उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके कॉन्सेप्ट पे डिटेल पे चर्चा उसमें करेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है आपको एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले। समरूप का मतलब एक ही आकार के, सम माने बराबर और रूप माने आकार के, मतलब एक ही आकार के दो गोले हैं जो +4q और -2q है आवेश की। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। ये दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पे रख दिया जाए तो बल कितना होगा। बेटा हमने न्यूमेरिकल सीरीज में आपको बताया था कि जब स्पर्श कराओगे तो +4 है और -2, ये याद रखना। दोनों का जुड़ के आधा हो जाता है तो +4 -2/2 हो जाएगा, 2/2 आ जाएगा बेटा, 1 कूलम हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहली कंडीशन में फोर्स टच नहीं करा रहा है तो पहली कंडीशन में Q1 बराबर आपका 4 हो जाएगा बेटा, Q2 बराबर -2 हो जाएगा। आप इससे फोर्स निकालोगे, दूसरी कंडीशन में भी फोर्स निकालोगे, देखोगे पहले का कितना आएगा, आपको कैलकुलेट करना है बेटा। पहले से ये आधा आएगा, फोर्स कितना हो जाएगा F/2 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करना, अगर नहीं आता है तो फिर से हम बता देंगे। आप कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, पहले इन दोनों के बीच बल निकालिए, आर को वैसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कट कर देंगे। दूसरी कंडीशन में ये जब टच कराएंगे तो हमने बताया था आवेश बढ़ जाता है, तो बढ़ने पे हमें पता चला कि 1-1 कूलम दोनों पे हो जाएगा। उस कंडीशन पे निकाल लीजिए, कंपैरिजन करोगे तो पहले के आधा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा F/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दो समान Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलित होगा तो यदि q का मान हो, हर हमेशा आप याद रखना जो भी होगा उसका 4 टाइम्स, ठीक है ना, जो भी होगा उसका 4 टाइम। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है
फिर से हम बोल रहे न्यूमेरिकल सीरीज पे आप जाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बिंदु आवेश पहले y में फिर k वैद्युत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब y में होंगे तो बल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r स्क्वायर। जब बेटा किसी नियतांक में होंगे तो f के मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 अपान r स्क्वायर। अब जिसके लिए पहले पूछ रहा है वही ऐसे हो जाएगा, इसके लिए पूछ रहा है तो k अनुपात 1 आ जाएगा आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे दिया हो 11 नंबर, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक k हो सकता है। बेटा निगेटिव होगा नहीं आपका, 4 ऑप्शन दे रहा है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। दे रहा है 4 ऑप्शन आपको, -3 दे रहा, नेगेटिव होगा नहीं, 0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, होने वाला नहीं। 0.7 दे रहा, पॉइंट में वैल्यू होगी नहीं, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन बच रहा है 6, तो k का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। 12 नंबर की बात करेंगे, दिया हुआ y में रखे तो धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। बच्चा ध्यान से समझिए, जब परावैद्युत पदार्थ का मान 1 हो जाता है तब हमारे पास कूलॉम का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r स्क्वायर। अब अगर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, अच्छा ये समझिए, अगर इसको मान लीजिए कोई वैल्यू मिली हमें सॉल्व करने पे 10 न्यूटन आया, कॉन्सेप्ट समझना बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। हमने कोई वैल्यू रखी, हल किया, हमें फोर्स मिला 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम क्या करें, k बराबर इसी सब पूरे सिस्टम को k बराबर 2 वाले परावैद्युतांक में हमने रख दिया। बेटा तो फॉर्मूला क्या होता है जब परावैद्युतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 अपान r स्क्वायर, यही तो होता है, कूलॉम ने यही बताया हमको। चलिए k को अगर अलग कर लें तो इसकी वैल्यू अभी हमको मिली, कितनी मिली थी 10, तो बेटा f बराबर इसकी वैल्यू तो 10 हो गई, k की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली थी, कट करोगे तो क्या हो जा रहा है 5। पहले फोर्स 10 था, अब क्या हो गया 5, ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये समझिए कि जब पूरे सिस्टम को परावैद्युत पदार्थ में रखेंगे तो बल का मान बच्चा घट जाएगा। आप इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि 10 से वैल्यू 5 रह जा रही है, जिसका मतलब आपका मान कम होता जा रहा है। सो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है आपको, फिजिक्स बिल्कुल ये समझ लीजिए हलवा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। अगर दिया हुआ है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ई का मात्रक पूछ रहा, बच्चे मेरे बहुत होशियार हैं, ई बराबर हमने पढ़ रखा है F/Q बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, F होता है न्यूटन, Q होता है कूलॉम, तो बेटा मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। हमने आपको और एक बताया था कॉन्सेप्ट में कि एक मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 दे रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सेम वही दे रहा है, लेकिन इसमें इसने आंसर बदल दिया है, इसमें इस बेस पे दिया हुआ है, उसमें उस बेस पे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वोल्ट प्रति मीटर हम टिक कर लेंगे। अब बात करते हैं 15, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं। फर्स्ट दे रहा है न्यूटन प्रति कूलम, है हमने देख लिया बेटा, वोल्ट प्रति मीटर ये भी है, जूल प्रति कूलम ये, और एक दे रहा जूल कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा क्योंकि कटने के बाद में यही बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चर्चा के लिए ही होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बुक के क्वेश्चन दिए वो नहीं मिलते हमको बेटा, कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, एक दूसरे से रिलेट किए हुए क्वेश्चन। 16 नंबर दे रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। चलिए पहले वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हमने पढ़ा था F/Q, आपने परिभाषा पढ़ी थी कि जब किसी परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चा लोग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अगर ये हमारा ई है,
इसमें किसी चार्ज को लाए, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये बोलेगा आप यहाँ आए हो तो हम आप पे बल लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए, हाँ अगर चार्ज ना हो तो बल नहीं लगेगा। समझिए, चार्ज ना हो, जीरो हो, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो, जीरो हो जाए। मतलब किसी अनचार्जेबल पॉइंट को आप इसमें लाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं। वो किस पे काम कर रहा है, केवल आवेश वाले पे। बोले चाहे धन आवेश लाओ चाहे ऋण आवेश लाओ, हम दोनों पे काम करेंगे, लेकिन बिना आवेश की कोई चीज लाओगे तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा लोग अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक कोई कण है या एक न्यूट्रॉन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र पे गति कर रहा है, जिस पे कोई बल कार्य करेगा, तो आप आसानी से बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो कोई भी बल कार्य करने वाला नहीं है। अब अपने क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपसे कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है एक्स किरणों। बेटा एक्स किरणें आवेश रहित होती हैं, तो इसका मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन अभी बात की, न्यूट्रॉन तो बोलते हैं भैया हमको किसी से अल्फा कणों, बेटा अल्फा कणों को अगर न्यूमेरिकल सीरीज में आपको याद हो तो हम पढ़ते थे एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। मतलब ये आवेश रखता है तो ये तो विक्षेपित होने वाला है 101%, क्योंकि हमने पढ़ लिया चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, विक्षेपित तो होगा, लेकिन आवेश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और आपका दे रहा गामा किरण है तो उसमें भी आवेश नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है कि अल्फा कणों को वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे? नहीं, बलों के परिमाण बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश हम जानते हैं Q1 बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए भी, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। समझना बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। माइनस होता है, बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, कोई बात नहीं, दोनों Q1 Q2 एक ही हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा, प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन चिन्ह तो अलग होंगे, लेकिन परिमाण बराबर होगा। ठीक है ना, उनके त्वरण बराबर होंगे, त्वरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनके त्वरण के परिमाण बराबर हो गए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान E बराबर दे रहा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और अल्फा कण है तो Q हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो F हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सा है, बराबर E × Q, आप इसको कैलकुलेट करते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर थी, जल की बूंद के वायु में स्थिर लटका देंगे। फिर से बेटा वही कहानी, EQ बराबर mg, सब दे दे रहा आपको सॉल्व करना। फिर भी अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम आपके साथ हम आपकी समस्या का समाधान करें। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश प्लस q माइनस q के बीच F बना। ठीक है, यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या में एक वृत्त के चक्कर काटे तो कार्य होगा। बेटा वृत्ताकार मार्ग पे अगर चक्कर काटोगे तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? शून्य। अगर विस्थापन शून्य हो गया तो W बराबर पढ़ते हैं बल गुणे विस्थापन। तो बेटा अगर विस्थापन शून्य है तो आपका कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कण जरूर गतिमान रहेगा लेकिन कार्य भी शून्य है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि यार कण सिर्फ गतिमान रहता है और कार्य शून्य हो जाता है। इस पे भी चर्चा करेंगे किसी विशेष लेक्चर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र और P लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है P × E। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, P sin थीटा पढ़ा था, यहाँ sin थीटा का जिक्र नहीं है। आगे दे रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर। किधर होगी बेटा? ऋण से धन आवेश की ओर। बात आती है अब 23 नंबर पे 5 कूलम के 2 बराबर आवेश विपरीत आवेशों के बीच 5 सेंटीमीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा P बराबर होता है Q × 2L। बेटा 5 कूलम में 5 रख देना और 2 सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करके रख देना, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा।
आगे दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर, सेम वही कहानी, वैल्यू चेंज कर रहा है केवल। 25 नंबर दे रहा निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत विद्युत का दूर से स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गोले के कारण कुछ नहीं होने वाला, अच्छी स्थिति में कुछ होने वाला नहीं, बिंदु आवेश के कारण कुछ नहीं होने वाला। 26 पे बात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव, क्यों नहीं होने वाला दोनों में अच्छी और उसमें, ये याद रखना, व्युत्क्रम वर्ग का बोला गया, इन दोनों में आपका क्यूब मिलता है, ये याद रखना, केवल द्विध्रुव वाले में वो मिलता है, इस वजह से वो होगा। चलिए 26 पूछते हैं, बोले एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदु पर जितनी दूरियां आ रही क्रमानुपाती होगी 1/r की, ठीक है ना? क्यों आप देख रहे हैं, अब इसमें 1/r सही होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात, तो आवेश आप जानते हो बेटा 1.6 10⁻⁹, द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻27, दोनों का अनुपात आप आसानी से निकाल लेना। ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको हम बताना चाहेंगे कि आप कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला, केवल आप चैनल से जुड़े रहिए, हमारी मेहनत को साकार करिए और आप कदम से कदम मिला के चलिए, और इस जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो कसम या शपथ खाई गई है उसका आप रिजल्ट या परिणाम देखिए। सो गाइस, हम आप सबसे कहना चाहेंगे सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, लगातार लोगों की मदद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।